हेलो दोस्तों, मैं नारायण कुमार साहू फ्रॉम जेबीएम साइंस कॉलेज। आज हम पढ़ेंगे बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन। ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन किनके द्वारा किया था? मैक्स बॉर्न एंड रॉबर्ट ओपेनहाइमर इन 1927। इन्हीं के नाम पर ही ये बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन नाम पड़ा है। इसे पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज़ देख लेते हैं। अगर ये मान लो एक कोई मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल में अल्ट्रावायलेट वेव डालने पर इनके इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर पर स्थानांतरित होते हैं, तो इनके एनर्जी में कुछ चेंजेस आते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के अंतर्गत पढ़ते हैं। ये हमें इसे पढ़ने में सहायता होगी, इसलिए मैं आप लोगों को बताया। तो आइए जाते हैं बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन होता क्या है। ये टोटली किसी मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी या बोले तो सभी प्रकार के ऊर्जाओं को बताने के लिए ही बॉर्न ओपेनहाइमर अप्रोक्सीमेशन दिया गया है। इनके द्वारा दिया गया है तो मैक्स बॉर्न रॉबर्ट ओपेनहाइमर। तो इनमें होता क्या है? मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय बाइंडिंग टू आर मोर एटम्स मेटम। कोई मॉलिक्यूल कब बनता है? जब दो या दो से अधिक एटम मिलते हैं तो क्या बनता है? कोई मॉलिक्यूल बनता है। आगे, द इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर सेल ऑफ एटम फॉर्मिंग मॉलिक्यूल रिमेन लोकलाइज अबाउट ईच न्यूक्लियर। कहने का मतलब यह है, जो इनर सेल का इलेक्ट्रॉन होता है, आंतरिक कोश का इलेक्ट्रॉन जिसे बोलते हैं हम लोग, वो न्यूक्लियर के बहुत करीब होता है। न्यूक्लियर के करीब होने के कारण एक दूसरे में बंध बनाने में वो सहायता नहीं होते। न्यूक्लियर से अटैच होता है, उनसे जुड़ा हुआ होता है, ऐसा मानते हैं। और ये बंध बनाने में उपयोग नहीं होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट थ्रू आउट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड द बाइंडिंग फोर्स। इनका मतलब है वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब वितरित होते हैं। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही किसी भी मॉलिक्यूल बनाने में उपयोग होते हैं, यही बंध बनाने में उपयोग किया जाता है। चार्ज किस प्रकार होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ही निर्भर करेंगे। आगे, द बॉन्ड आर नॉर्मली आयनिक आर कोवेलेंट बॉन्ड। ये किस प्रकार बनेगा? ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही निर्भर होता है। ये नॉर्मली आयनिक या फिर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर इनकम्परेबल इंटेंसिटी। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियर यानी कि नाभि दोनों का एक दूसरे के समतुल्य इंटेंसिटी होती है, कंपरेबल होती है। आगे देखते हैं, द न्यूक्लियर आर अबाउट 2000 टाइम हायर देन द इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द मोशन ऑफ न्यूक्लियाई इज मच स्लो देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है, जो किसी परमाणु में न्यूक्लियर होता है वो 1000 गुना किससे बड़ा होता है? इलेक्ट्रॉन से, ऐसा माना गया है। तो ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन से हैवी होने के कारण इनके गति को हम नेगलेक्ट कर देते हैं, मतलब इनके मोशन को हम ध्यान नहीं देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। दूसरा स्टेप, हैंस इट कैन बी एज्यूम दैट न्यूक्लियर ऑक्यूपाई फिक्स पोजीशन इन एटम। तो आगे एक इसका मतलब है, एटम किसी परमाणु में न्यूक्लियर का एक फिक्स पोजीशन कर देते हैं, क्योंकि इनका मोशन को हम नेगलेक्ट कर चुके हैं। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना भारी होता है। तो किसी परमाणु में, आगे देखेंगे, किसी परमाणु में मान लेते हैं ये कोई परमाणु है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं। ये इसका सेंटर पॉइंट में न्यूक्लियर है, ये इनके चारों ओर गति करने वाले इलेक्ट्रॉन है। तो किसी परमाणु में अगर रेज डालते हैं तो इनके विभिन्न ऊर्जाओं में चेंजेस आना शुरू हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाने लगते हैं। तो इनके टोटल एनर्जी को देखेंगे हम, तो यहाँ पर E = ET + EV + ER + EE। तो ये ET क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। तो हम लोग न्यूक्लियर के मोशन को नेगलेक्ट कर चुके हैं, तो इनका काइनेटिक एनर्जी को भी हमें नेगलेक्ट करना होगा। तो टोटल मिलाकर देखें तो E = E न्यू
ई यानी कि वाइब्रेशनल, रोटेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाओं का योग ही किसी किसी एटम का टोटल एनर्जी माना जाता है। ये एक बात और ध्यान देने योग्य है, यहाँ पर जो ये विभिन्न प्रकार की एनर्जी हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती है, नो डिपेंडेंट ईच अदर इन एनर्जी लेवल। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, मान लेते हैं कोई हाइड्रोजन परमाणु है, मान लेते हैं कोई ये दो हाइड्रोजन परमाणु है, यहाँ इसके सेंट्रल पॉइंट में न्यूक्लियर है और ये ऊपर में घूमता हुआ चक्कर काटता हुआ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की बलें लगेंगी। इस न्यूक्लियर से इस न्यूक्लियर के डिस्टेंस को हम r मान लेते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो ये न्यूक्लियर और ये न्यूक्लियर के बीच रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन एनर्जी बोलेंगे। 3 प्रकार के बल लगते हैं, रिपल्सन फोर्स बोलेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज से न्यूक्लियस प्लस चार्ज के बीच अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन बल लगेगा, और एक इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन बल लगेगा। तो आगे देखते हैं, अगर हम इसके टोटल एनर्जी हैमिल्टोनियन निकालें तो हैमिल्टोनियन फॉर मॉलिक्यूल, तो इनका कुछ इस प्रकार होगा, हैमिल्टोनियन हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू Tn प्लस Te प्लस VEE प्लस VEn प्लस VNN प्लस। तो ये है क्या चीज़, तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑपरेटर ऑफ ऑल न्यूक्लियर्स के लिए है ये, और ये है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए है, ऑल इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोलम्बिक रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन के लिए है, और ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कोलम्बिक अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियर्स के बीच है, और ये कोलम्बिक पोटेंशियल है बिटवीन न्यूक्लियर के बीच। तो आगे देखते हैं हम लोग, अगर हम इसे आइगन फंक्शन माने, फाई को इज एन आइगन फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए, तो कुछ हम इस प्रकार से समीकरण लिख सकते हैं, एच आइगन R1 R इज इक्वल टू स्मॉल r1 कैपिटल R इज इक्वल टू ई साई R स्मॉल r1 कैपिटल R। अगर इफ VNN इज इक्वल टू नेग्लेक्टेड, तो अगर हम VNN को यहाँ पर इसे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर को हम फिक्स पोजीशन मान चुके हैं, तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हैमिल्टोनियन E phi E R1 स्मॉल r1 कैपिटल R1 इज इक्वल टू E psi E स्मॉल r1 R। तो यहाँ पर ये हैमिल्टोनियन है, और ये R स्मॉल r1 ये इलेक्ट्रॉनिक कोऑर्डिनेट है, और R इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। यहाँ पर देखने वाली बात यह होगी, अगर हम लोग इसका मान निकालने की कोशिश करें तो विभिन्न प्रकार के डिस्टेंसों के लिए, कहने का मतलब 2 न्यूक्लियर के बीचों का डिस्टेंस अगर डिफरेंट टाइप का होगा, तो मान भी इसका डिफरेंट टाइप का प्राप्त होगा हमें। आगे हम यदि हम इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे हम, तो द पोटेंशियल एनर्जी वी कैन ऑब्टेन बाय एडिंग Vn टू E। इसका मतलब है, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी VR इज इक्वल टू E इलेक्ट्रॉन प्लस VNN, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो हम पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। तो यहाँ पर आगे देखते हैं इसी समीकरण को, VR इज इक्वल टू कैपिटल E प्लस यहाँ पर ये मान यहाँ से आया है ZB E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। यह मान कहाँ से आया है, या ये मानेंगे हम, यदि ये कोई दो एटम है, ये यहाँ हम लोग इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को R माने हैं, ठीक है, और यहाँ कोई एटम मान लेते हैं A है, ZA है, और ये ZB है, तो वहीं से लिए हैं यहाँ पर
सॉरी 2 आएगा, 2ZA ZB और ये E इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होने का स्क्वायर डाल दिए हैं अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो आगे देखेंगे द न्यूक्लियर, यदि हम मानते हैं कि रोटेशनल होता है, न्यूक्लियर थोड़ा बहुत तो रोटेशनल होगा ही, ये मानकर चलते हैं, तो उसके लिए हम हैमिल्टोनियन निकालेंगे, टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो वो होगा, क्या होगा, Hn हैमिल्टोनियन n इज इक्वल टू Tn प्लस Vnn प्लस E। ये इसका हैमिल्टोनियन यानी कि टोटल हैमिल्टोनियन होगा। उसके बाद आगे देखते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर निकालना चाहें हम, तो यहाँ Hn इज इक्वल टू साई n इज इक्वल टू En इज इक्वल इंटू साई n, ये होगा, ये इसके लिए श्रोडिंगर वेव फंक्शन होगा न्यूक्लियर के लिए। तो आगे हम लोग इसी को हल करते हैं। तो हैमिल्टोनियन का हम लोग मान निकाल चुके हैं, पहले क्या निकाले हैं, Hn हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू Tn प्लस Vnn प्लस E। तो इसका मान हम यहाँ पर रख देंगे हैमिल्टोनियन के यहाँ, तो ये मान रख दिए। उसके बाद हैमिल्टोनियन साई n इक्वल टू En साई n, ये निकालते हैं। आगे देखेंगे द टोटल एनर्जी E इज गिवन बाय, अगर हम टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे तो Er प्लस En, इन दोनों के मान से हमें टोटल एनर्जी प्राप्त होगी। द वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन मानते हैं, तो वेव फंक्शन इज इक्वल टू साई n इज इक्वल टू साई v, ये इसका वेव फंक्शन होगा। अगर यहाँ पर वाइब्रेशनल आइगन फंक्शन है वो साई। आगे देखते हैं, अगर हम अप्रॉक्सीमेशन वेव फंक्शन निकालना चाहें तो यहाँ फाई इज इक्वल टू साई ई प्लस साई बी, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है, साई बी साई आर, ये इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी का वेव फंक्शन है, ये वाइब्रेशनल एनर्जी का वेव फंक्शन है, ये रोटेशनल एनर्जी का वेव फंक्शन है। आगे देखते हैं द टोटल एनर्जी इन वेव नंबर, यदि हम वेव नंबर निकालना चाहें तो उनके लिए यह इक्वेशन होता है T इज इक्वल टू E अपॉन एस सी इज इक्वल टू ई अपॉन एस सी प्लस ई वी अपॉन एस सी प्लस ई आर प्लस एस सी। जो हम अभी पिछले बार इक्वेशन निकाले थे उसमें एच सी का भाग दे देते हैं, तो ये वेव नंबर निकल जाता है। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, टी ई इज इक्वल टू जी बी प्लस एफ जे। इस प्रकार हम बॉर्न ओपेनहेमर अप्रॉक्सीमेशन के बारे में पूरे जानकारी ले चुके हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।